मर्दवाद का एक मानक बना रहे हैं एनिमल जैसी मूवीज़, उसमें मुझे ये भी लगता है कि मर्द उसमें खुद को देख पाते हैं क्या? मर्द होकर औरत पे फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात दिखाते हो तो मुझे नहीं पता कि मर्दानगी कैसे प्रूव होगी। इतनी सारी फिल्में जिन्हें देखकर मैंने सीखा कि कैसे महिलाओं को रिस्पेक्ट किया जाए या उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट हमारे समाज में बढ़ाया जाए, और फिर आज 21वीं सदी में एक ऐसी फिल्म आती है जिसे देखकर मैं निराश हूँ, बहुत दुर्बल फील कर रहा हूँ। एनिमल मूवी मुझे दिखाता है कि मैं शायद औरतों पे कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर कबीर सिंह मुझे दिखाता है कि मैं औरतों पे कंट्रोल करके ये कर सकता हूँ। मर्द सिर्फ वो एनिमल वाला मर्द नहीं होता, मर्द दूसरे तरह का भी हो सकता है। ब्रेक थ्रू जब ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी जानना चाहूँगी कि किस तरह की टीम्स लगती हैं, वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेती हैं। बातों के बूथ, राइट? बात करने से बात बनती है, तेरी जीत मेरी जीत। मुझे ये बाहर से मैजिक लगता था। तो मेथड इज दिस कि हम ग्राउंड पे कान लगा के रखते हैं और हम ग्राउंड पे सुनते हैं कि क्या बात हो रही है और वहाँ से कौन सी बात निकल के आ रही है। आर्ट, इट रीचेस मिलियंस ऑफ हार्ट्स। और किस किस तरह की चीज़ें या बदलाव ब्रेक थ्रू लेकर आया है ग्रास रूट लेवल पर? फॉर दैट मैटर मुझे यूपी में, अभी मैं महाराजगंज गई थी, वहाँ पे एक लड़की मिली जो एग्रीकल्चर पढ़ने जा रही है और वो 17 किलोमीटर साइकिल चलाती है। और जिस दिन वो पहली बार वो एग्रीकल्चर कॉलेज में गई, लड़कों ने सोचा कि किसी की बहन कॉलेज देखने आई है, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ना कोई लड़की पढ़ेगी और उसका सपना है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेगी। तो ये दुनिया खुल रही है। इंडिविजुअल स्तर पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि हम कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर? गांव की औरतें या फिर शहर के भी जो लोअर क्लास के औरतें हैं, वो आपको अक्सर बोलेंगे प्यार करता है तभी तो मारता है। अब आप बोल रहे हो कि प्यार का एक्सप्रेशन क्या है? हिंसा। तो जब आप प्यार का एक्सप्रेशन हिंसा बना देते हो तो मुझे तो समझने में ही बहुत देर हो जाती है कि मेरे साथ हिंसा हो रहा है। और जब आप बोलते हो कि हमको इंडिविजुअल बदलाव की ज़रूरत है, तो ब्रेक थ्रू अक्सर ये बात करती है कि मी टू वी, मैं बदलूंगी तो मेरा परिवार बदलेगा, तो मेरा समाज बदलेगा। अभी महिलाओं का मैजिक देखा नहीं है लीडरशिप पे। सही बात। लोगों ने बहुत पोटेंशियल है, तो गिव अस चांस। यूपी का एक गांव है मीसा। 23 साल की कोमल मीसा गांव से आती हैं। जिस स्कूल में पढ़ती थी, आज उसी स्कूल में हेड टीचर हैं। 20 साल के फुरकान पानीपत जिले के पत्थरगंज गांव से आते हैं। अपनी बहन अनम को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने घर वालों से बात की। जिस गांव में लड़कियों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, फुरकान ने अपनी बहन की मदद की ताकि वो आगे पढ़ाई कर सके। फिर आती हैं सूर्यामऊ गांव से शांति। 10वीं तक स्कूल था गांव में। घर वालों ने कहा कि आगे पढ़ाई मत करो, इतना ही बहुत है। लेकिन शांति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज वो एक इलेक्ट्रीशियन बनने का सपना देखती हैं। वो जो एक सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर जैसे तय प्रोफेशंस हो जाते हैं महिलाओं के लिए, वो उनसे कुछ अलग करना चाहती, उनके सपने हैं। और ये कैसे संभव हो पाया, इन्हें हम एक ब्रेक थ्रू ही कह सकते हैं। इन सभी में एक कॉमन लिंक है ब्रेक थ्रू इंडिया ट्रस्ट, जिनके माध्यम से ये लोग इस जगह पर आए हैं कि अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। लड़कियां आगे पढ़ाई कर रही हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव संभव हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप की खास इंटरव्यू सीरीज बैठकी, और बैठकी में आज हमारी मेहमान हैं नैना चौधरी। नैना ब्रेक थ्रू इंडिया ट्रस्ट में सीनियर डायरेक्टर, हेड ऑफ प्रोग्राम्स हैं। आज नैना से हम बात करेंगे ब्रेक थ्रू इंडिया ट्रस्ट के बारे में, कैसे ये ग्राउंड लेवल पर बदलाव लेकर आ रहा है, कैसे विमेन एम्पावरमेंट का जो हम सपना देखते थे वो कैसे साकार हो रहा है, किन किन चीज़ों की अभी और ज़रूरत है, कैसे पूरा कल्चरल शिफ्ट ब्रेक थ्रू इंडिया लेकर आया है। नैना, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी लल्लन टॉप में। और शुरुआत तो मैं कैसे काम करता है ब्रेक थ्रू इंडिया, कैसे शुरुआत हुई, किन किन राज्यों में प्रेजेंस है,
मैं थोड़ा सा बेसिक अगर आप हमारे दर्शकों को ब्रेक थ्रू इंडिया के बारे में बता पाए नैना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। ब्रेक थ्रू करीब करीब अभी 24 सालों से भारत में काम कर रहा है। ब्रेक थ्रू ने जब काम करना शुरू किया था तो उसका मकसद था कि जिन बातों के बारे में हम अक्सर बातें नहीं करते हैं, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, ये सबके घरों की कहानियाँ हैं। हम सब में से कोई किसी ना किसी को ज़रूर जानते हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, लेकिन इस पे बातचीत हम नहीं करते थे। तो ब्रेक थ्रू की जिन्होंने शुरुआत की, मल्लिका दत्त, उन्होंने सोचा कि कैसे किन चीज़ों के बारे में हम रेगुलर बात करते हैं। तो उनको लगा उस वक्त, शायद आप बहुत छोटी थी, तब MTV VTV हुआ करता था और उसका एक लिस्ट बनता था। तो उन सॉन्ग चार्ट्स में जो एकदम टॉप में होते थे उसके बारे में बहुत बातचीत होती थी, लोगों के ज़ुबान पे वो चढ़ी हुई होती थी। तो उस वक्त उन्होंने जाकर, आज के बहुत बड़े नाम हैं वो, प्रसून जोशी, शांतनु मैत्रा, मीता वशिष्ठ और शुभा मुद्गल के साथ उन्होंने बात किया और उन्होंने एक एल्बम बनाया जिसका नाम है मन के मंजीरे। मन के मंजीरे में जो मेन गाना है मन के मंजीरे, वो शमीम पठान पे बेस्ड है। शमीम पठान एक औरत है जो अपने वायलेंट घर से, घरेलू हिंसा से पीड़ित थी वो, और वहाँ से वो निकल आई थी अपनी बेटी को लेकर, और वो टैक्सी चलाती थी अहमदाबाद में। उसके कहानी को मल्लिका दत्त ने देखा और उसके कहानी के ऊपर बेस करके एक ट्रक ड्राइवर की कहानी बनाई उन्होंने मीता वशिष्ठ के साथ। आपको याद होगा वो इमेज जहाँ पे रेगिस्तान के अंदर से मीता ट्रक चला के जा रही हैं। तो इससे बातचीत शुरू हुई ब्रेक थ्रू की। तो ब्रेक थ्रू ने खूब सारी बातचीत, ये गाने के ज़रिए ब्रेक थ्रू ने खूब सारी बातचीत की लोगों से घरेलू हिंसा के बारे में। तो जब ब्रेक थ्रू जाती थी अलग अलग जगह पे, तो औरतों ने कहा कि हमको तो पता है ये गलत है, तो आप मर्दों से क्यों नहीं बात करते, है ना? हमको तो पता है कि घरेलू हिंसा नहीं होना चाहिए, पर हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम जाए कहाँ, है ना? और ये मैं बोल रही हूँ 2001, 2, 3 की बात, जब PWDVA भी, घरेलू हिंसा अधिनियम भी नहीं आया था। तो उस वक्त ब्रेक थ्रू ने सोचना शुरू किया कि जो घरेलू हिंसा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई हिंसा करता है, हर मर्द हिंसा करता है ऐसा नहीं है, और हर औरत हिंसा सहती है ऐसा भी नहीं है, पर देयर इज़ एक बड़ा तबका है जो हिंसा देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए, उनका घरेलू मामला है, इसमें हम घुसना नहीं चाहते। और कई लोग घुसना भी चाहते हैं तो सोचते हैं कि कैसे घुसे इसमें। और उस वक्त ब्रेक थ्रू ने बात किया बिल बजाओ कैंपेन का, और बिल बजाओ कैंपेन बहुत मशहूर हुआ, जैसा आपको पता है 113 मिलियन लोगों ने देखा, 9 देशों में उस बिल बजाओ कैंपेन को ले जाया गया, जिसमें आपको बोला गया कि आप जब हिंसा देखें या सुन पाएं तो आप खुद को रोके नहीं, आप जाएं और बिल बजाएं, कुछ भी मांग लें, 1 कटोरी चीनी, 1 कप दूध, आपके घर में बिजली है क्या, मैं एक फ़ोन कर सकता हूँ। और ये बात लोगों को बहुत समझ आई, और कई लोगों ने हमको लिखा इसके बारे में कि हम लोग कैसे बिल बजाएं। उस सफ़र से चलते हुए आज हम लोग काम करते हैं 4 राज्यों में, जहाँ पे हम लोग ब्रेक थ्रू डायरेक्टली काम करती हैं और किसी भी वक्त हम लोग करीब करीब 100,000, ऑलमोस्ट 1 लाख लड़के लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, एडोलेसेंट के साथ हम काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ टीम चेंज लीडर्स हैं जो 19 to 25 एज ग्रुप में हमारे साथ काम करते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट काम। इसके अलावा हम स्कूल सिस्टम से, स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, स्कूली शिक्षा के ज़रिए पंजाब और उड़ीसा में भी काम करते हैं, और इनके द्वारा हम इनके करिकुलम को देखते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग को देखते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग करीब करीब 40 लाख बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज का सफ़र है मन के मंजीरे से लेके अभी तक का, करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा का बेहतरीन काम। ब्रेक थ्रू की एक थ्योरी ऑफ चेंज है जिसे मैं पढ़ रही थी, और आपने उसमें से बहुत सारी चीज़ें कवर भी की नैना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जब भी हम दुनिया में बदलाव की बात करते हैं, तो वो बदलाव खुद से शुरू होता है। इंडिविजुअल स्तर पर, जब जो अभी आपने कहा भी कि
हम ना पढ़ना नहीं चाहते, हम हिंसा देख रहे हैं, हम चीज़ें गलत हो रही हैं महिलाओं के साथ, हम वो देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम एक विटनेस भर बन के रह जाते हैं। तो जो भी दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इंडिविजुअल स्तर पर लोग कैसे उन चीज़ों को अनसी ना करें, बल्कि उनके बारे में बात करें? जैसे बेल बजाओ वो कैंपेन था, कुछ इंडिविजुअल स्तर पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि हम कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर? पहले तो ये है कि आपने बहुत सही बोला कि हमको बहुत बार लगता है कि ये मेरा मसला नहीं है, ये मेरे घर में नहीं होता है, और मेरा घर, आजकल घरों के दायरे बहुत छोटे हो गए हैं, तो फिर मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, हम नहीं करते कोई भी हिंसा, तो फिर हमको इसमें नहीं पड़ना है। बात ये है कि समाज में हम सब जुड़े हुए हैं। अगर हिंसा हो रही है तो आप उस हिंसा से बच नहीं सकते। वो हिंसा, आप अगर उस तक नहीं पहुंच रहे हैं तो वो हिंसा आप तक पहुंचेगी। तो इसलिए ये तो हम कतई नहीं बोल सकते कि हिंसा हमारा मसला या हमारा मुद्दा नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम हिंसा को देखें और उसमें पड़े। अब बात यह है कि हम हिंसा समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसको बहुत नॉर्मलाइज किया जाता है ना। बोला जाता है कि हिंसा हिंसा ही नहीं है। जैसे कई बार अगर हम, ये एक्चुअली बहुत आम तौर पे मान लिया जाएगा, जैसे अगर मैं बोलूँ कि गांव की औरतें या फिर शहर के भी जो लोअर क्लास के औरतें हैं, वो आपको अक्सर बोलेंगे प्यार करता है तभी तो मारता है। यस, है ना। तो ये आपको लगेगा हाँ ऐसे क्लास में बोला जाता है, पर आप सोच के देखो कि आपके घर में आपके मम्मी ने कभी बताया होगा कि पापा इसीलिए तुमको डांटते हैं क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, या मम्मी तुमको इसीलिए मारती हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। तो आपके दिमाग में तो ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गया मामला, राइट। अब आप बोल रहे हो कि प्यार का एक्सप्रेशन क्या है? हिंसा। तो जब आप प्यार का एक्सप्रेशन हिंसा बना देते हो तो मुझे तो समझने में ही बहुत देर हो जाती है कि मेरे साथ हिंसा हो रहा है, राइट। मुझे कोई डांट रहा है, मुझे कोई छोटा दिखा रहा है, मुझे कोई बोल रहा है कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वैसे बिंदी लगाना या नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्यार के एक्सप्रेशंस हैं क्योंकि हमने घरों से ये सब सिखाया है। तो ब्रेक थ्रू जो काम करती है वो है कि आप हिंसा को पहले पहचानो, है ना, अपनी ज़िंदगी में हिंसा को पहचानो। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने 2014-15 में एडोलेसेंट्स के साथ काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने एक बेसलाइन किया था। उस बेसलाइन में हमने पूछा था कि क्या मारना ठीक है। तो बच्चों ने बोला, एडोलेसेंट्स ने, मैं बच्चा बोलूँगी तो मेरे टीम वाले मुझे डांटेंगे, तो एडोलेसेंट्स ने हम लोगों को बोला कि हाँ अगर हम कुछ गलत करें तो मारना ठीक है। तो क्या गलत हो सकता है, उसके हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई और उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्ट था जो था मोबाइल यूज़ के इर्द गिर्द। तो ये था कि कोई लड़की अगर मोबाइल में बात करती हुई पाई जाए तो उसको मारा जा सकता है। और ये लड़कियां भी मान रही थी और ये लड़के भी मान रहे थे, और ये बहुत एक्सेप्टेड फैक्ट था कि मार खाएंगे, अगर हमने मोबाइल उठाया है, मोबाइल छुआ है तो हम मार खाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि आपका कोविड आ गया और आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, हाँ, आप मोबाइल किसके हाथ में देंगे? जो लड़की मानती है कि मेरे मोबाइल हाथ में आने से मैं मार खा सकती हूँ, हाँ। तो कैसे वायलेंस, कैसे हिंसा हमारी ज़िंदगी को रोक देती है अलग अलग तरीक़ों से, वो हमको खुद को समझ भी नहीं आता है। तो हिंसा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम दखल दें, और दखल इस तरह से दें, एक तो है कि उसको पहचानें और फिर उसको ना माने और फिर सोचे कि हमको दखल देना है। और जब आप बोलते हो कि हमको इंडिविजुअल बदलाव की ज़रूरत है, तो ब्रेक थ्रू अक्सर ये बात करती है कि मी टू वी, मैं बदलूंगी तो मेरा परिवार बदलेगा, तो मेरा समाज बदलेगा, बट एट द सेम टाइम समाज भी बदलेगा तो भी परिवार बदलेगा तो भी मैं बदलूंगी। तो हम लोग ये मानते हैं कि
ये जो रिपल है ये दोनों तरफ से चल रहे हैं, दोनों तरफ इनसाइड से। आउट भी और दूसरी तरफ से। हाँ, आउटसाइड इन भी चल रहा है। कुछ बातें समाज में पहले बदलेंगी तो आप बदल जाएंगे, कुछ बातें आप में पहले बदलेंगी, आप पहल करेंगी तो वो बदलेगा। लेकिन हर तरफ से आप ही तो समाज हो। कौन है समाज? आप ही समाज हम ये हो। भूल जाते हैं हाँ, कि हम ही समाज है। तो जब मैं अपने घर में बात कर रही हूँ तो मैं इंडिविजुअल के लिए लड़ रही हूँ, पर मैं जब गांव के चौपाल में बात कर रही हूँ तो मैं एक सामाजिक प्राणी की तरह बात कर रही हूँ। तो दोनों जगह में ही वो साइमल्टेनियस है। हिंसा से नैना, मैं आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा जानना चाहती हूँ। आप ब्रेक थ्रू से कैसे जुड़ी, आपका पहला काम क्या रहा और किस तरह से शुरुआत हुई? ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ 24-25 साल काम कर लिया इस सेक्टर में, तो फिर थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन मैं काम करने आई थी जब सोशल सेक्टर में, तो मुझे बहुत मन था कि मैं जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो समाज के प्रांतिक लोग हैं, उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मैं जब सोशियोलॉजी पढ़ रही थी, और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही थी तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे ट्राइब्स के साथ काम करना है ना, आदिवासियों के साथ काम करना है। और तब मुझे समझ आया मैं एक्चुअली बहुत ही कम पैसे वाले घर से आती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत के फ्री एजुकेशन की प्रोडक्ट हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर से हम लोग पहले जनरेशन है जो कॉलेज गए। हाँ, तो मेरे पापा लेबरर थे फैक्ट्री में, और हम लोग बंगला मीडियम स्कूल से पढ़े हैं। हाँ, और बनारस जैसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप बहुत कम पैसे में पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए हम लोग बंगाल से ट्रेन में बैठ के बनारस आके हॉस्टल में रह के हम पढ़ाई कर पाए। पर बनारस में मेरी बहुत दुनिया खोली, और उसने दिखाया कि ऐसे सोशियोलॉजी में आप पढ़ सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हो। तो तब मुझे वो आदिवासियों के साथ काम करने का चस्का लगा। और आपको वो एंड 90s में एक्चुअली नर्मदा बचाओ आंदोलन और ये सब बहुत ज़ोर पकड़ रहा था, और आदिवासियों की बात बहुत मुख्य धारा में आ रही थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे सोशल वर्क पढ़ना है, और सोशल वर्क पढ़ के मैं आई, और मैंने सोशल वर्क पढ़ने के बाद बिल्कुल आदिवासियों के साथ जाकर उनको संगठन बनाने का, संगठित करने का काम में हिस्सा लेना शुरू किया। कुछ 6-7 साल मैंने यही किया। तो आप अगर भारत का जो मिडिल वाला हिस्सा है, जो आप तो मैं झबुआ, खरगोन, ये सब जगह में घूमती थी, और उड़ीसा और तेलंगाना में काफ़ी काम किया। तो ये लोगों को संगठित करने का काम कर रही थी। तब मेरे को एक चीज़ समझ आया, वो है कि औरतों को लीडरशिप पोजीशन नहीं मिलती है, राइट, इवन इन अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, एक प्रांतिक ग्रुप में भी, है ना, औरतें नंबर की तरह से सामने आती हैं, बड़े नंबर की तरह से, पर उनके मुद्दे, उनकी बातें, उनके लड़ाई के सोच, उनका लड़ाई का दिशा वो नहीं सोचा जाता। तो मैं जब उससे निकल के आई और मेरे हाथ में थोड़े से क्षमताएं आई, मैंने 2 बड़े दाता संस्था के साथ काम किया है, तो मैंने जब काम करना वहाँ शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि मुझे औरतों का संगठन बनाना है ना। और मुझे लोगों ने बहुत टोका कि यूपी में औरतों का संगठन, वो भी दलितों के बीच में, वो नहीं बन सकता, क्योंकि दलित ट्राइब्स की तरह एकजुट नहीं है। दलितों के बीच में भी बहुत सारे लेयर्स हैं, पर औरतों ने उनको बिल्कुल झूठा साबित किया। औरतें बहुत बड़े संख्या में साथ में आए। तो मैं एक प्रोग्राम करती थी उस समय, उसका नाम था एम्पावरिंग रूरल वीमेन, और उस वक्त महिलाओं का संगठन बनाने का मैंने काम किया, और शानदार काम था। यूपी में तब नरेगा का एवरेज था 32 दिन, और उन औरतों ने 69 दिन का एवरेज लिया। हाँ, तो मुझे बहुत गर्व है उस काम के लिए। उस वक्त मेरे को ब्रेक थ्रू के बारे में पता चला, है ना। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं बाहर देश गई थी किसी ह्यूमन राइट्स वर्कशॉप में। वहाँ पे मुझे किसी निकारागुआ के पर्सन ने बोला कि तुम्हारे देश में ये एक संस्था है जो बहुत ही बढ़िया काम करती है, और उन्होंने मुझे बेल बजाओ वीडियो दिखाया। राइट, और बेल बजाओ देख के मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे लगा अरे वाह, ये आइडिया कैसे आया। और ब्रेक थ्रू के लिए मुझे अक्सर ये लगता है कि ब्रेक थ्रू जिस तरह से बातें करती हैं, जैसे बातों के बूथ, राइट,
बात करने से बात बनती है, तेरी जीत मेरी जीत। मुझे ये बाहर से मैजिक लगता था कि ऐसे कैसे इन लोगों ने सोच लिया कि इस Very तरह की creative, बातें, yes. वेरी क्रिएटिव, और इस तरह की बातें काम करेंगी। तो उस वक्त मैं जब वापस आई और तब मुझे लिंग जांच लिंग चयन पे काम करना था। और 2001 का हमारा सेंसस आ चुका था। भारत बहुत बुरी तरीके से चाइल्ड सेक्स रेशियो में नीचे जा रहा था, तो उस वक्त काम करने की ज़रूरत थी। पर मैं चाहती थी कि एक महिला से जुड़े हुए जो संस्था है वो इस पे काम करे, क्योंकि असल में देखिए कोई बच्ची को तो मारना नहीं चाहता, बच्ची बड़ी होकर औरत बनेगी वो उनकी चिंता है, राइट? बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, हाँ, वो बच्ची का आपको शादी करना है, आपको अपना नाक बचाना है, तो आप उस सोच में बच्ची को हटाना चाहते हो, वो अपनी बर्डन जिंदगी आप नहीं से। लेना चाहते। वो बर्डन आप नहीं लेना चाहते। तो मैं चाहती थी कि कोई संस्था ऐसी हो जो इस बात को समझे, इसको चाइल्ड राइट्स से सिर्फ नहीं, वीमेन राइट्स के नज़रिए से भी देखे। और तब मैं ब्रेक थ्रू के पास आई और ढूंढते हुए, और मैं उनके साथ बैठी, मैंने अपना सारा रिसर्च दिखाया और हम लोगों ने साथ काम शुरू किया 4 जिलों में, जो है रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जो उस वक्त भारत के सबसे नीचे वाले चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट थे। आपने देखा होगा कि बाद में चलकर जो हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया, वो भी उन्होंने वही जिलों से, रोहतक से ही उन्होंने शुरू किया। तो पर रोहतक में हम लोगों ने ब्रेक थ्रू के साथ कुछ 2010-11 से काम शुरू किया था। वो काम से हमको समझ आया कि एडोलेसेंट्स के साथ, किशोर किशोरियों के साथ काम करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आप थोड़ी देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी, तब हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि जो 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के लोग हैं, उनकी बातें फिक्स हो गई है, उन्होंने तय कर लिया है ज़िंदगी कैसे जीना है। जो किशोर किशोरियाँ हैं वो अभी सवाल कर रहे हैं, वो अब दुनिया को समझना चाहते हैं, और इसी बात से ब्रेक थ्रू के साथ वो बातचीत शुरू हुई। और मैंने ब्रेक थ्रू को बाद में आके, बहुत बाद में आके ज्वाइन किया। मैंने बाहर से ब्रेक थ्रू का काम 2007 से फॉलो किया है और बहुत गर्व के साथ फॉलो किया है। और आपकी कहानी सुनकर तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर एक महिला लीडरशिप पोजीशन पे आएगी तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कमाल हो सकता है। थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और मुझे लगता है यही छोटी छोटी इंस्पिरेशन जो हम लेते रहते हैं अपने लीडर्स से, बहुत मैं अग्री करती हूँ आपसे इस बात पे कि अभी महिलाओं का मैजिक देखा नहीं है लीडरशिप पे। सही बात। लोगों ने बहुत पोटेंशियल है, तो गिव अस चांस। और यहीं से मेरा अगला सवाल भी आता है नैना कि जब हम बात करते हैं, दो चीज़ें मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। क्रिएटिव मीडियम जो आपने बताया कि चाहे वो गाने हो गए, आपने मन के मंजीरे की जो शुरुआत से ही बात की आपने, फिर कई शॉर्ट फिल्म्स बनाई ब्रेक थ्रू ने, और नुक्कड़ नाटक होते हैं, किशोर किशोरी, मेला एंड एवरीथिंग। आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो मुझे लगता है हर वर्ग, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, म्यूजिक हो, फिल्म्स हो, वो सब तक पहुंचती हैं। तो ब्रेक थ्रू जब ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस भी जानना चाहूँगी कि किस तरह की टीम्स लगती हैं, वो कहाँ से इंस्पिरेशन लेती हैं, और जब आप इन सब चीज़ों को लोगों के सामने लेकर जाते हैं, भले ही वो लोग हों, एडोलेसेंट्स हों जिनसे आप बात कर रहे हैं, भले ही वो उनके पेरेंट्स हो, तो उनका रिसेप्शन कैसा रहता है इन सब चीज़ों को लेकर? राइट, आपने बहुत सही कहा कि आर्ट एक ऐसा माध्यम है जो बहुत लोगों तक पहुंच सकती है, बहुत सारे बाधाओं को तोड़ते हुए वो लोगों तक पहुंच सकती है। तो मुझे एक्चुअली, मैं हमेशा ये कहानी बोलती हूँ कि मुझे बाहर से देखने में ब्रेक थ्रू कैसे ये बात कर लेती है कि शेयर योर स्टोरी विथ योर सन, जैसे एक उन्होंने मुहिम चलाई थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि औरतें अपने साथ हुए स्ट्रीट हैरेसमेंट की घटनाएं अपने बेटों को बताएं, राइट? जबकि आप अगर याद करेंगे तो हम लोग जिनके साथ स्ट्रीट हैरेसमेंट हुआ है, हमने कभी अपने घर में स्ट्रीट हैरेसमेंट की बात नहीं की है। इसलिए नहीं की है क्योंकि हमको हमेशा डर था कि हमको ही रोक दिया जाएगा। एग्जैक्टली। वहाँ जाने से कोई जाके उन लड़कों से तो बात करेगा नहीं, हमारा जाना बंद हो जाएगा। अगर हम में से कोई नाटक में इंटरेस्टेड था तो नाटक रिहर्सल में जा रहे थे तो सबसे पहले बोल दिया जाएगा कि नाटक की ज़रूरत क्या है,
तुम निकले क्यों थे? हाँ, तो ये ब्रेक थ्रू ने फ्लिप किया, बोला कि शेयर योर स्टोरी विथ योर सन ना, डोंट लेट व्हाट हैज़ हैपन टू यू हैपन टू अनदर वुमन। वो बात किसी और औरतों के साथ ना हो, किसी और औरत के साथ ना हो जो आपके साथ हुआ है, राइट? तो मैंने जब शेयर योर स्टोरी देखा और तो ऐसे कई सारे देखते हुए मुझे लगता था कि इट्स मैजिकल, कैसे होता है। बाद में मैंने देखा है कि देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैजिक, या तो मेथड इज़ दिस कि हम ग्राउंड पे कान लगा के रखते हैं और हम ग्राउंड पे सुनते हैं कि क्या बात हो रही है और वहाँ से कौन सी बात निकल के आ रही है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कोविड के दौरान घरेलू हिंसा काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि आपने एक छोटे से घर के अंदर लोगों को बंद कर दिया, और ये दुनिया का रिसर्च है जिसमें दिखता है कि हॉलीडेज़ के दौरान हिंसा बढ़ता है, राइट? अगर आप क्रिसमस हॉलीडेज़ देखेंगे, थैंक्स गिविंग हॉलीडेज़ देखेंगे, अगर आप पश्चिमी दुनिया की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी हिंसा के बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो जब हम लॉकडाउन में जा रहे थे तो फ्रांस जैसे सरकारें 30,000 होटल कमरे बुक कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि औरतों के साथ हिंसा होगी और वो उनको रखने के लिए कोई जगह। तो अलग अलग देश तैयारी कर रहे थे। हमारे देश में हुआ ये कि लॉकडाउन बहुत अचानक लगा, हम लोगों को उस तरह का मेजर लेना पड़ा और लोगों के साथ हिंसाएं शुरू हुई। तो हमारे जो एडोलेसेंट्स थे वो हमको गांव से बार बार फ़ोन करते थे और बोलते थे कि क्या करें, फिर कैसे करें, है ना, किस तरह से करें। तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा चुपके चुपके से, जैसे रात में उन्होंने किसी के घर के दीवार में 1090 पोत दिया यूपी में कि आपके साथ अगर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो, हाँ, आप या फिर घरेलू हिंसा सही नहीं है। और उन लोगों ने, तब हम लोगों को ये ध्यान आया कि ये बच्चियां जो है, ये बच्चियां जो है, वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किया और वो ऑनलाइन था। तो लोगों के घर में जो भी था, मिठाई के बॉक्सेस या फिर कोई भी पुराना गत्ता, उन लोगों ने कलर से दखलंदाजी ज़रूरी है ये बात को लिखते हुए उन्होंने पूरा पोस्टर कंपटीशन किया। वो पोस्टर्स हमारे फ़ोटो खींच के हमारे पास आए, उसको हमने अपने सोशल मीडिया पे डाला, उसके हमने एक कंपटीशन किया और जो सबसे अच्छा पोस्टर था उस लड़की को, उस लड़के को हम लोगों ने शाबाशी दी और उनकी बात हम लोगों ने की। पर इससे हम लोगों को समझ आया कि हम लोगों का जो बहुत पुराना कैंपेन था बेल बजाओ, उसको एक नए तरीके से लाने की बहुत ज़रूरत है। और ये देखिए, दखलंदाजी ज़रूरी है, यही बेस बना दखल दो का। तो हम क्या करते हैं, जब किसी मीडिया हाउस के साथ काम करते हैं, हमारा एक मीडिया टीम है, वो काम करती हैं, वो तय करती है टैगलाइन, हम टैगलाइन वापस ले जाते हैं गांव में और हम वो बोल के सुनाते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है। तो वो बोलते हैं हाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, इससे कोई मज़ा नहीं आया दीदी, क्या आप लेके आ गए हो। तो ये करते हुए, तो दिस मेथड गोज ऑन, इट्स अ रीइटरेशन। हम फील्ड जाते हैं, वापस हमारे ऑफिसेज में बैठते हैं, हम वापस उसको फील्ड लेके जाते हैं। आज के तारीख में दखल दो के नाम से, जो आप किशोरी मेला की बात कर रहे थे, जो हम गांव में हाइपर लोकल कैंपेन बोलते हैं, उनमें से बहुत सारे कैंपेन का नारा है दखल दो। और वो सिर्फ घरेलू हिंसा पे नहीं, वो इस पे भी दखल देते हैं कि कोविड के बाद आप जानती हैं कि बहुत सारी लड़कियां स्कूल वापस नहीं गई हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जा रही है तो दखल दो। जिसने 12 क्लास कंप्लीट किया लेकिन कॉलेज नहीं जा पा रही है, दखल दो, है ना। आपकी लड़कियां आपके गांव में ठीक से नहीं जा पा रही है, सेफ पैसेज टू स्कूल नहीं है, दखल दो। तो दैट्स हाउ वी create these. Again, art, it reaches millions of hearts. एक और, इससे पहले हम बात कर रहे थे हरियाणा के 2 गांव की, जहाँ पे आज 75 साल से ज़्यादा इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, और हम यहाँ पर बैठ के डिस्कशंस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर मैं खाली उन चीज़ों की बात करूँ जो बहुत सरफेस लेवल पर रहती हैं,
लेकिन ग्राउंड पर जैसे ब्रेक थ्रू काम करता रहा है तो कई एग्जाम्पल्स भी होंगे, और इससे थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे 2 गांव की जहां 11 लड़कियां पहली बार कॉलेज गई हैं। जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं 21st सेंचुरी में, वो मैं पहले तो फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूँगी कि जब आपने इसके बारे में जाना, समझा और इसको देखा, विटनेस किया, तो वो क्या था और किस किस तरह की चीज़ें या बदलाव ब्रेक थ्रू लेकर आया है ग्रास रूट लेवल पर, उसकी कुछ आप एग्जाम्पल्स अगर हमें और दे पाएं। ये कहानी तो आप ज़रूर ही बताएं कि वो 11 लड़कियां कैसे पहली बार कॉलेज गई हैं उस गांव की। तो ये देवीपुर गांव की कहानी है हरियाणा में, और जैसा आपने कहा कि 75 साल हो गए आज़ादी को, और देवीपुर से लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थी। इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उनके गांव से कॉलेज जाना बहुत मुश्किल था, है ना। तो हरियाणा ऐसे सुनने में तो लगता है कि बहुत समृद्ध राज्य है, और वो हैं भी, वो भारत के नक्शे में एक समृद्ध राज्य में माना जाता है। लेकिन वहाँ की लड़कियाँ कॉलेज नहीं जा पाती थी क्योंकि जो बस है वो जहाँ तक जाके रुकती थी वहाँ तक लड़कियों की पहुँच नहीं थी, और लड़के भी बहुत मुश्किल से कॉलेज जाते थे। तो 2 तरह से काम शुरू हुआ। एक तो है कि हम लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ बात करना शुरू किया। वो भी देखिए, आप सरकार के बहुत सारे पॉलिसीज़ और मतलब सरकार की नीतियां हैं जिनको आप अगर ठीक से इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ आप बदलाव ला सकते हैं। उसमें से एक है ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। जब हर स्कूल में पेरेंट्स मतलब अभिभावक और टीचर्स की एक कमेटी है जिसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और वो बहुत सारी बातें कर सकती हैं कि लड़कियां क्यों ठीक से स्कूल नहीं आ रही हैं, रेगुलर स्कूल नहीं आ रही हैं, और लड़कियां स्कूल से निकल के कॉलेज क्यों नहीं जा पा रही हैं। उसकी एक बातचीत वहाँ पे शुरू हो सकती है। वहाँ से एक बातचीत शुरू हुई। यहाँ लड़कियों का जो हम लोगों ने किशोरी मेला किया, ये अवेयरनेस बिल्डिंग किया, तो लड़कियों के बीच में ये एस्पिरेशन बिल्ड होना शुरू किया कि हम भी कॉलेज जाना चाहते हैं, हमने 85% मार्क्स लाया है 12वीं में, हम क्यों नहीं कॉलेज जाएंगे, वो लड़का तो 75% लाया है, वो तो जा रहा है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ग्राम पंचायत से भी बात करना शुरू किया, जिसमें हमारे ये जो टीम चेंज लीडर्स हैं, जो 19 से 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया, और पंचायत प्रधानों ने भी। उनके साथ जब बातचीत हुई तो गाड़ी फिक्स की गई, और सिर्फ लड़कियां कॉलेज नहीं जाती है उस बस से, लड़के भी जाते हैं। और हमको बड़ा अच्छा लगता है कि टोटल करीब 27 लोग उस बस से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से वापस आते हैं। पर देवीपुर ने एक तरह से मानक लगा दिया। मतलब आज के तारीख में अगर आप हरियाणा में अगर एसएमसी की मीटिंग होती है स्टेट लेवल पे भी, देवीपुर का नाम आज सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एक तरह से एक क्रिएट किया कि यहाँ तक पहुँचना है। और उसके बाद गढ़ी खजूर आया साथ में, और उन लोगों ने देवीपुर को दिखाते हुए अपने प्रधान के साथ नेगोशिएट किया कि वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और इस तरह से मेरे को लगता है एक रास्ता खुल जाता है। आप जैसे बोल रही हैं कि इतने सालों बाद यकीन नहीं होता कि अभी भी लड़कियाँ कॉलेज जाने के लिए प्रॉब्लमेटिक उन लोगों के लिए है। फॉर दैट मैटर मुझे यूपी में, अभी मैं महाराजगंज गई थी, वहाँ पे एक लड़की मिली जो एग्रीकल्चर पढ़ने जा रही है, और वो 17 किलोमीटर साइकिल चलाती है। हाँ, और जिस दिन वो पहली बार वो एग्रीकल्चर कॉलेज में गई, लड़कों ने सोचा कि किसी की बहन कॉलेज देखने आई है, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ना कोई लड़की पढ़ेगी और उसका सपना है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेगी। तो ये दुनिया खुल रही है, ये एक नया ये ब्रेक थ्रू हो रहा है। यस आपने बहुत, मुझे लगता है ये और कहानियाँ लोगों के सामने, वही जैसे देवीपुरा से इंस्पायर होके एक दूसरा गांव आगे बढ़ा, तो जब हम इनके बारे में बात भी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अगर अब हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं, क्या पता, किसी ना किसी को इंस्पायर कर जाए उस चेंज के लिए। एक और चीज़, अभी हाल ही में एक फिल्म आई एनिमल, हम बहुत काफ़ी लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया फिल्म है, ब्लॉकबस्टर फिल्म है, काफ़ी कमाई कर रही है, कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। और इस फिल्म के आने के बाद जो हम देख सकते हैं, 2 धड़ों में लोग बटे भी हैं।
एक कह रहे हैं कि इट्स वेल एंड गुड, वेरी वेल क्राफ्टेड, और रणवीर की एक्टिंग ये, और दूसरा धड़ा है जो इसमें बता रहा है कि कैसे ये एक मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, कैसे ये वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रही है, और तो वो पोलराइजेशन हम बिल्कुल इस फिल्म को लेकर देख पा रहे हैं। अभी लिरिसिस्ट स्वानंद किरकिरे ने इस पर एक पूरा ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि इतनी सारी फिल्में जिन्हें देखकर मैंने सीखा कि कैसे महिलाओं को रिस्पेक्ट किया जाए या उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट हमारे समाज में बढ़ाया जाए, और फिर आज 21वीं सदी में एक ऐसी फिल्म आती है जिसे देखकर मैं निराश हूँ, बहुत दुर्बल फील कर रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। अब नैना, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने बात भी की ब्रेक थ्रू क्रिएटिव मीडियम से एक बदलाव की नींव रख रहा है और बदलाव कर रहा है, दूसरी तरफ इसी पैरेलल वर्ल्ड में फिर अगर इस नैरेटिव के साथ जाएं कि वो ये परपेचुएट कर रहा है, वो मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, और ना सिर्फ एनिमल, उससे पहले भी कई ऐसी फिल्म आई, और हम पॉप कल्चर में तो एक लंबा एक पूरा एग्जाम्पल्स हमको मिल सकते हैं, भले वो गाने हों कुछ इस तरह के जो मिसोजिनी से भरपूर हों, और हमने उन्हें बड़ी ही कैजुअली ले लिया है, बड़ा ही उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, और हम अगेन उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। आप इसको कैसे देखती हैं कि एक मूवमेंट जो ग्रास रूट लेवल पर इतना बदलाव ला रहा है थ्रू क्रिएटिव मीडियम, वो है एक तरफ यही पॉप कल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं जो कहीं ना कहीं वो जितना हम आगे बढ़े थे उनको पीछे धकेलने का भी कहीं ना कहीं काम हो रहा है, और ऐसा होता भी है। अगर हम रिस्पॉन्स देखें लोगों का तो मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ मेरी एक कलीग है, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने बताया कि जब भी इस तरह का एनिमल मूवी में कोई सीन आता था तो लोग बड़ा उसको ये विसल ब्लोइंग सब कुछ चल रहा है, तो दे वर सेलिब्रेटिंग इट इन अ वे। ये कैसे दोनों जा रही हैं दुनिया एक साथ में, और क्या इस तरह की चीज़ें जो पॉप कल्चर में हो रही हैं वो कितना अफेक्ट करती हैं एक मूवमेंट को, जो जैसे फॉर एग्जांपल इट्स ब्रेक थ्रू? आपने एक्चुअली हमारा कद बहुत ऊंचा कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा कद उतना ऊंचा है, दो पैरेलल है नहीं। मतलब मुझे ये लगता है कि द पावर ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब एक एनिमल जैसी मूवी, या फिर अगर आप एक कबीर सिंह जैसी मूवीज़ अगर आप देखेंगे, तो फिर इनका जो पॉपुलैरिटी है और हम जो काम कर रहे हैं, ना तो हम पैसे में बराबर हैं, ना तो हम रीच में बराबर हैं, है ना तो हम अपील में बराबर, है ना। तो बात यह है कि तो क्या हम लोग रेलिवेंट नहीं हैं ना। इस पे मेरे को हमेशा ये लगता है कि मैं जब अपने बेटे को बड़ा कर रही थी तो फिर मुझे कई लोग ऐसे पूछते थे कि तुम उसको कंफ्यूज तो नहीं कर रही हो, मतलब तुम उसको घर में बता रही हो कि ऐसे चलेगा दुनिया, और दुनिया तो वैसे चल रही है, राइट। तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि ऑप्शंस तो रहेगा ना उसके पास। तो आई वुड ऑलवेज से दैट अगर ब्रेक थ्रू जैसे जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग आपके लिए ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि मर्द ऐसा भी होता है। मर्द सिर्फ वो एनिमल वाला मर्द नहीं होता, मर्द दूसरे तरह का भी हो सकता है। जो आप हमारे वीडियो में अगर देखेंगे तो पिंकी पंकज के जो पापा हैं वो एक स्पेशल पूड़ा बनाते हैं अपनी पत्नी के लिए, तो फिर बच्चे उसके लिए लड़ाई करते हैं कि मम्मी के लिए इन्होंने स्पेशल बनाया होगा, तो वही हमको खाना है, राइट। तो मुझे ये भी लगता है, प्लस ये अगर आप देखेंगे कि हम लोगों का एक वीडियो था जिसमें एक मर्द अपने औरत का साथ देते हैं, और वो अपना, क्योंकि वो पढ़ी लिखी बहू लाता है और लोग बोलते हैं बाप रे पढ़ी लिखी है, तुमको तो कंट्रोल करेगी, तुमको तो बांध के रखेगी, और उससे वो जब साथ देते हैं उसके सपनों का साथ, तो दोनों की बातें कैसे आगे बढ़ती है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक जो मर्दवाद का एक मानक बना रहे हैं एनिमल जैसी मूवीज़, उसमें मुझे ये भी लगता है कि मर्द उसमें खुद को देख पाते हैं क्या।
मैं तो अपने दोस्तों को या फिर अपने रिश्तेदारों को जिनको भी देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो खुद को भी नहीं देख पाते उसमें। ये उनका सपना हो सकता है कि मैं किसी को मार के निकल जाऊँ। आई थिंक 1970s में जब अमिताभ बच्चन की मूवी आती थी, कूली जैसी मूवीज़, जिसमें कूली कोई बड़े आदमी को मार के निकल जाता था, या 60s में दिलीप कुमार की मूवी आती थी और फिर वो खदान के मालिक को मार के निकल जाते थे। वो एक लोगों का एक एस्पिरेशन होता है कि काश मैं भी ऐसे ही, मतलब मुझे दबाया जा रहा है, मैं भी ऐसे मार के निकल पाता। तो प्रोबेबली वो हमारा कहीं का फ्रस्ट्रेशन है जो वो मूवीज़ दिखा रही है कि आप फ्रस्ट्रेशन शायद ऐसे निकाल सकते हो। दुख की बात यह है कि अगर आप मर्द होकर औरत पे फ्रस्ट्रेशन निकालने की बात दिखाते हो तो मुझे नहीं पता कि मर्दानगी कैसे प्रूव होगी, क्योंकि जो आपसे दुर्बल है उनके ऊपर अगर आप करते हो, जैसे मैं समझती हूँ कि बहुत सारी औरतों को मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आपको जब बहुत गुस्सा आता है तो आप बच्चे को मारते हो, है ना? तो हम भी वहीं पे निकालते हैं जहाँ पे कोई दुर्बल है, जो बहुत वीक है, जो वापस मुझे कुछ कर नहीं सकता है। वहाँ पे जब आप मर्दानगी निकालने लगते हो, मुझे समाव लगता है कि वो आपके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। वो आपको समझ आ रहा है कि जो असली मुद्दे हैं वो मेरे हाथ से निकल चुके हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आई वॉन्ट टू फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू फील कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं कैसे वो चीज़ को देखूँ। तो एनिमल मूवी मुझे दिखाता है कि मैं शायद औरतों पे कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर कबीर सिंह मुझे दिखाता है कि मैं औरतों पे कंट्रोल करके ये कर सकता हूँ। बट आई डोंट थिंक इन रियल लाइफ आई हैव, मतलब मैंने अपनी असली ज़िंदगी में मैंने ऐसे मर्दों को बहुत देखा है जो झुंड में जब नहीं है तब ऐसा काम करना चाहेंगे। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि वो जो सिनेमा हॉल का रिएक्शन है वो झुंड का रिएक्शन है ना? इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हम लोगों ने एक रिसर्च किया था हरियाणा में, जिसमें मर्दों को पूछा गया कि औरत अगर आपको आपके साथ यौन संबंध बनाने में मना करती है, आपकी बीवी है और आपको वो मना करती हैं, तो आप क्या करते हैं? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई थी कि जब आप इन डेप्थ इंटरव्यू करते हो, 1-to-1 इंटरव्यू करते हो, तो मर्द बोलते हैं कि सुनना पड़ेगा ना, उसका हो सकता है उसका दिन बहुत ख़राब गया हो, सर दिख रहा हो, सच में हो सकता है कि मेरी माँ बीमार है तो उसको दिक्कत पड़ी है, तो सुनना तो पड़ेगा, औरत है हमारी तो हम बात करके करते हैं। पर जब वो चौपाल में बैठते हैं तो वो बोलते हैं क्या मतलब है, हम मर्द हैं, शादी किया है, वो कैसे ना बोल सकती है। तो ये जो झुंड है ना, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, ये बहुत अलग तरीके से मर्दों से बात करवाती है, और वो शायद एक उनके दिल में एक डिसोनेंस भी पैदा करता है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। तो ये आपको आज के तारीख में शायद भारत में भी दिख रहा है कि जो आदमी बहुत प्यार से अपनी बेटी को पाल के बड़ा करके उसको स्कूल पहुँचा के टिफ़िन देकर कर रहा है, वही आदमी जब टीवी में बैठता है तो औरतें तो ऐसी वैसी, फेमिनिज्म तो बेकार है, फेमिनिज्म ने हमारे दुनिया ख़त्म कर दी है, तरह की बात करते हैं। तो ये डिसोनेंस चल रहा है। हमारी आशा है कि हम दूसरे वाले धारा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले जाएंगे। और यहीं से अभी आपने फेमिनिज्म की बात कर ही दी, मैं पिछले कुछ वक्त से बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये ऑब्ज़र्व करी, क्योंकि अगेन ये शायद सोशल मीडिया के राइज़ की वजह से हुआ हो कि इतना विजिबिलिटी इस चीज़ को मिल रही है। फेमिनिज्म शब्द को लेकर लोगों की कई धारणाएं हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे दिखती है पुरुषों से जो आती है, और अब कई महिलाएं भी, अगर मैं देखूं कि अभी हाल ही में नीना गुप्ता जो एक्ट्रेस है, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि ये फेमिनिज्म वगैरह कुछ नहीं होता। इस तरह की पास में भी पहले हम बात ही कर रहे थे, करीना कपूर की भी इस तरह की परिणति, जो कई सारी महिलाएं भी अब मैं इसका हिस्सा देख पा रही हूँ। पुरुष तो कह ही रहे हैं अगर कुछ ऐसी महिलाओं के हक या अधिकार की कुछ ऐसी बात हो जाती है तो आ गई फेमिनिस्ट,
आगे बड़ी बिंदी वाली, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर तो एटलीस्ट बहुत चल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसा बदलाव, या ये पहले से ही था, अंदर वो सप्रेस्ड हो रखा था, अब क्योंकि एक मीडियम मिल गया तो लोग बड़ा इसके बारे में जो उनकी भावनाएं थी वो बिल्कुल पुरजोर होकर लिख रहे हैं, या फिर कुछ शिफ्ट आया है पूरे फेमिनिज्म मूवमेंट में? इसे कैसे देखते हैं नैना आप? आपने सही कहा कि फेमिनिज्म के बारे में लोगों की धारणाएं गलत है। मतलब क्योंकि वो शब्द फेम से आता है ना, औरत से आता है फेमिनिज्म, तो लोगों को लगता है औरतों को बड़ा बनाने का एक माध्यम है फेमिनिज्म, जबकि फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात करती है। मैं कई लोगों को पूछती हूँ तो लोग बोलते हैं मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ पर मैं फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करता। तो मैं हंस के पूछती हूँ, तो फिर मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं दांत तो दिखाना चाहता हूँ लेकिन डेंटिस्ट शब्द से मुझे तकलीफ है। वो शब्द ही वही है। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो आप फेमिनिस्ट हैं, कुछ उस पर कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हैं तो आप सेक्सिस्ट हैं। क्या आप खुद को सेक्सिस्ट बुलाना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि फेमिनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो सेक्सेस की इक्वालिटी की बात करती है, और आप अगर सेक्सिस्ट हैं तो आप सेक्सेस की इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो शब्द ही वो है, आप उस शब्द से बच नहीं पाएंगे। आपको अगर शब्द से तकलीफ है, पता नहीं हमको एक्चुअली, मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे भी बहुत सारे शब्दों से तकलीफ है क्योंकि बहुत पुराने समय से आया हुआ है, बट आज की तारीख में शब्द तो वही है। तो यही मेरे को समझ आता है कि फेमिनिज्म के प्रति जो शब्द के प्रति एक हमारी एवर्शन है, हम उसको नहीं यूज़ करना चाहते, वो इसलिए है क्योंकि हम उसको समझते नहीं हैं। जैसे मैं आपको कुछ देर पहले बोल भी रही थी कि ब्लैक लाइव्स मैटर क्यों बोलते हैं आप, है ना। और हमने अपने क्रिकेट टीम को देखा है ना कि काला उन्होंने बैज लगा के, रिबन लगा के, और वो खड़े थे। ब्लैक लाइव्स मैटर क्यों बोलते हैं? ऑल लाइव्स मैटर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि आप ब्लैक्स के साथ ये कर रहे हो, है ना। और उसकी वजह से अगर आप ब्लैक लाइव्स मैटर बोलोगे तो अपने आप ऑल लाइव्स मैटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप आज की तारीख में देखते हो कि औरतों की क्या स्थिति है पूरे दुनिया में, तो औरतों को अगर आप एक जगह तक लाओगे तो फिर आप ऑलरेडी इक्वालिटी की बात कर रहे हो, इसलिए वो शब्द फेमिनिज्म है। तो दैट्स व्हाट। एक और चीज़ आती है इसमें नैना कि एक इक्वालिटी है और एक इक्विटी है, तो वो भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब हम जेंडर इक्विटी की बात करें, जेंडर इक्वालिटी, तो उसका भी थोड़ा सा आप अगर डिफरेंस क्लियर कर दें हमारे दर्शकों के लिए कि कैसे हम इन दोनों शब्दों में, टर्म्स में डिफरेंशिएट करें। राइट। बहुत बार लोग एक्चुअली इक्वालिटी जब बोलते हैं तो प्रेमचंद का आपको एक कोट आपने सुना होगा कि उनका वो कोट कम्युनिज्म पे वो बोलते थे कि जब आप पैसे की इक्वालिटी तो ला दोगे पर कद की इक्वालिटी कैसे लाओगे, या फिर बुद्धि की इक्वालिटी कैसे लाओगे। बात यह है कि बुद्धि या बल, इसकी इक्वालिटी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जो काम करती हैं और मैं जो काम करती हूँ वो दोनों अलग है। हम दोनों एक दूसरे को, आई कॉल माई सेल्फ अ वुमन, मैं अपने आप को एक स्त्री बुलाती हूँ, आप भी अपने आप को एक स्त्री बुलाती है, लेकिन हम फिर भी अलग हैं, राइट। तो ये इक्वालिटी इस बात की तो है नहीं कि हमारी नाक एक हो, हमारी आँख एक हो, हमारी शक्ति एक हो। हाँ, मैं मैरी कॉम की तरह बॉक्सिंग कर पाऊँ, नहीं कर सकती मैं, तो इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। इसका मतलब है कि मेरी जो लड़कियां गढ़ी खजूर से आज निकल रही हैं, उनको 75 साल क्यों लग गए, है ना, निकलने में। अगर ये बात आपको झकझोरती नहीं है, ये आप नहीं समझ पाते हो कि मुझे एक स्पेशल बस लगाना पड़ेगा लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां नहीं जा पाती हैं, और वहाँ पे आता है आपका इक्विटी की बात। तब आप बोलते हो कि लड़कियों के लिए क्यों दे रहे हो स्कॉलरशिप? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लड़कियां उस जगह पे आ नहीं पाई हैं।
तो जब आप दौड़ लगाते हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम नहीं है ना, या फिर आप जब स्टेडियम का एक बड़ा चक्कर लेते हो और मैं एक छोटा चक्कर लेती हूँ, तो मैं पीछे से शुरू करूँगी ना, आप थोड़ा आगे से शुरू करेंगे। तो ये अगर हम देखना शुरू करेंगे तो इक्विटी और इक्वालिटी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझाया। और एक सवाल जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, जब बात आती है डोमेस्टिक वर्क की, अनपेड डोमेस्टिक वर्क, आज महिलाएं अगर हम कंपेयर करें तो पहले से बहुत आगे आई हैं, बाहर निकलकर काम कर रही हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देख रही हैं, अपना एक स्टैंड दुनिया में बनाना चाहती हैं, जैसे पुरुष भी करते थे कि हम कुछ एस्पिरेशंस हैं उनके, कुछ ड्रीम्स हैं। दूसरी तरफ एक गिवन होता है कि घर का काम तो तुमको करना ही है, भले ही तुम बाहर जाकर नौकरी करो ना करो, वो तो इट्स लाइक अ सेकेंडरी थिंग। पुरुषों के लिए वो प्राइमरी चीज़ है, महिलाओं के लिए वो सेकेंडरी चीज़ है। कई रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि महिलाएं अपने आप को एक द्वंद्व वाली स्थिति में यहाँ पर पाती हैं कि यार क्या करें, हम अपनी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारी कॉलिंग है, वहाँ जाना है, और ये तो हमारे ऊपर थोप ही दिया गया, ये तो करना ही है, और मैं थक इतना जाती हूँ, मुझको फिर कई लोग, जैसे मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी कि हमारी माँ तो बिल्कुल पैक कर देती थी 6 बजे, आजकल की औरतें तो उनको बड़ा दिक्कत आती है, बड़ी आलसी होगी, तो आलसी वगैरह ये टर्म्स भी इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि वो ऑफिस में दफ्तर में काम करके आ रही, बट क्योंकि डोमेस्टिक वर्क इज गिवन तो वो उससे वो भी एक्सपेक्ट किया जाता है। आप क्या कहेंगे नैना इस पर? या आई थिंक भारत ऐसे देशों में आता है जहाँ पे मर्द घर का काम, जो अनपेड वर्क जिसको आप बोल रहे हैं, वो बहुत कम शेयर करते हैं, और वो आपका काम है। जैसे आप हाथ नहीं बटा रहे, अगर आप खाते हैं तो खाना बनाना या बर्तन धोना ये आपका काम है, या आप अगर कपड़े पहनते हैं तो उसकी लॉन्ड्री कैसे होगी, वो आपका काम है। तो भारत में ये समझा नहीं जाता है, और भारत के देखा गया है कि जो सारे देश हैं उनमें से भारत सबसे ऑलमोस्ट नीचे आता है, जिसमें पुरुषों का शेयर ऑफ डोमेस्टिक वर्क जो काफ़ी कम है। मुझे ये याद आ रहा है कि औरतें पुरुषों के बनस्पत 12 गुना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं काम में, घर के काम में। इसका मतलब है एक पुरुष अगर 5 मिनट देता है घर के काम के लिए प्रतिदिन, तो महिलाएं 60 मिनट देती हैं, है ना, 5 12 60। तो ये रेशियो है। ये रेशियो अगर रहेगा तो फिर जो हमारा ड्रीम है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम, जो औरतों के पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं पूरा हो सकता, उसमें हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि हम आज के तारीख में अगर आप देखें तो भारत के महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इट्स कॉन्स्टेंटली ड्विंडलिंग, वो नीचे जा रही है। आज करीब 18-19% पे आ गई है, और ऐसे देशों के तुलना से भी कम है जिन देशों में महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध है कि वो गाड़ी नहीं चला सकती, या फिर वो देश के बाहर अपने हस्बैंड के परमिशन के बगैर नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है हमारे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के लॉज और पॉलिसीज़ बहुत ही फ्रेंडली हैं वीमेन के वर्क के लिए। पर अगर आप नॉर्म देखो, सामाजिक नियम देखो, जिसमें आपने बोला कि घर का सारा काम, घर के सारे काम की जिम्मेदारी आपकी, कई लोग आपको ऐसे बोलते हुए सुन लेंगे आप उनको कि वो भी घर का काम करते हैं। तो मैं फिर 3 सवाल पूछती हूँ। एक तो ये है कि कौन सा काम आप रेगुलर करते हैं, राइट? एक पहला सवाल मर्दों से। दूसरा सवाल ये है कि उस काम के लिए जिम्मेदारी आप पे है क्या, है ना, इज अकाउंटेबिलिटी योर्स। और तीसरी चीज़, घर में जब वो काम नहीं होगा तो लोग आकर किसको पूछेंगे? मान लीजिए बाथरूम की सफाई की जिम्मेदारी मेरे घर में मेरे मर्द ने लिया है, तो बाथरूम जब साफ नहीं होगा, क्या हमारे गेस्ट्स आके मर्दों को पूछेंगे, भाई कितना गंदा रखते हो तुम बाथरूम, है ना? बोला किसको जाएगा? घर के औरतों को। तो फिर जिम्मेदारी अगर औरतों की रहेगी, करे कोई भी, वो उनके दिमाग से कभी नहीं
उतरता है। तो कई बार आपने एक मीम देखा होगा कि काम से निकलकर औरतें फिर काम को लौटती हैं। ये अगर रहता रहा तो औरतों का हमारे इकोनॉमिक वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन विल ऑलवेज ड्विंडल, हमेशा इसमें मुसीबत होती रहेगी। और एक और यहीं से पेट्रियार्की ने, पितृसत्ता ने मर्दों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हम उसकी बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप इसको डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे वो महिलाओं के लिए तो प्रॉब्लमैटिक रहा ही रहा है, पुरुषों के लिए कैसे प्रॉब्लमैटिक रहा है, ताकि हम समझ तो पाए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, बेस क्या है। हमें पता ही नहीं है, हम एक चीज़ को ऐसे उसके अगेंस्ट में खड़े रहते हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस को नकारते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ केवल महिलाओं को नहीं छला है, इसमें पुरुषों को भी छला है। हाँ बिल्कुल। और ब्रेक थ्रू जब जेंडर नॉर्म की बात करती है और सामाजिक मान्यताओं की बात करती है, तो वो बोलती है कि जेंडर नॉर्म जो है वो ना ही एक्चुअली कोई भी जेंडर के लिए अच्छा नहीं है। आज के तारीख में हम सिर्फ पुरुष औरत तो बोल नहीं सकते, अलग जेंडर भी है। किसी भी जेंडर के लिए जेंडर बेस्ड नॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, पुरुषों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जैसे एक्चुअली जेंडर बेस्ड नॉर्म्स आपकी जो पोटेंशियल है, आप जहाँ तक पहुँच सकते हो उसको कर्ब करती है। जैसे आप हमारे ही अगर कहानियाँ पढ़ेंगे तो हमारा एक लड़का है जो यही रहता है डबुआ में, गौरव, और वो बहुत अच्छी मेहंदी करता है, बहुत ही अच्छी मेहंदी करता है, और वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है। और उसको लोग ऐसे, मतलब उसके जो सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं वो शायद हमारी लड़के लड़कियों के ग्रुप्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। और हम लोग हमारे ही ऑफिस में किसी की शादी थी तो उसने बोला कि किसी और मेकअप आर्टिस्ट को क्यों बुलाना है, गौरव को बुला लो सबके मेहंदी करने के लिए। तो गौरव का जो सपना है मेकअप आर्टिस्ट बनने का, या फिर हमारे गांव के जो और लड़के हैं जिनका सपना है डांसर बनने का, उनके सपनों पे भी पाबंदी लगाती है पेट्रियार्की, क्योंकि वो तय कर देती है आप मर्द हो तो आपको यही करना है। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त ट्रैवल कर रहा था मेट्रो से, और वो एक पिंक कलर की शर्ट पहना हुआ था। हाँ, और उसको पहले एक लड़के ने उसको देख के हंसा, तो उसको लगा कि हंस रहा है, लेट्स स्माइल बैक, और उसने स्माइल किया। और उसके बाद वो लड़का उसके पीछे पड़ गया और बार बार उसको इशारे करने लगा कि मेरे साथ उतर जाओ या मेरे साथ चलो, और वो थोड़ा असहज हो गया और दूसरे कंपार्टमेंट में चला गया। और उन लोगों ने, वो 3-4 लड़के थे, उन लोगों ने इसका पीछा किया, और उसके बाद से कई महीनों तक उसने वो पिंक शर्ट नहीं पहनी, है ना। तो आप एक लड़के हो तो आपको कौन सा कलर पहनना है वो भी समाज तय कर देता है। आपके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा अगर आप एक तरह के पहनावा पहनते हो, एक तरह के पेशा चुनते हो, तो वो आपको समाज तय कर देता है। तो हमको बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी जेंडर बेस्ड नॉर्म्स पुरुषों के लिए भी कुछ अच्छा किया है। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि एनिमल देख के मुझे नहीं लगता कि मेरे मर्द दोस्तों को बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर कोई उनसे ये एक उम्मीद रखे कि वैसा मर्द बनो जैसा मर्द कबीर सिंह था या रणबीर कपूर था, तो वो तो बहुत ही असहज महसूस करेंगे। और ये जो असहज मर्द हैं, स्वानंद किरकिरे हैं, इनकी जगह कहाँ है? राम संपत है, इनकी जगह इन पेट्रियार्की में कहाँ है? जहाँ पे पेट्रियार्की तय कर देती है लड़की आपसे कद में, ऊंचाई में छोटी होनी चाहिए, वो आपसे पढ़ाई में कम होनी चाहिए, वो घर का जो पैसा लाने की जिम्मेदारी आप पे होनी चाहिए। आपको अगर पता भी है कि आपकी औरत आपसे ज़्यादा कमाती है, आप बोल नहीं सकते कि घर की रोटी वो लाती है, मक्खन की व्यवस्था मैं करता हूँ, है ना। लेकिन ब्रेड विनर हमेशा मर्दों के कंधे पे ही दे जाया जाता है। तो ये पेट्रियार्की ना तो मर्दों के लिए बहुत अच्छा कर रही है, ना ही कोई भी और जेंडर के लिए। और आपने जिक्र इसमें बीच में कहा कि जेंडर स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। LGBTQ कम्युनिटी
हम कई बारी देखते हैं, अभी एक रिसेंटली बिली एलिश सिंगर सॉन्ग राइटर हैं और उन्होंने रिवील किया, ये रिवेलेशन की तरह आया, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला कि वो क्वेयर हैं और वो बहुत ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है, इट्स लाइक आई लाइक गर्ल्स, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम एंड आई थिंक इट्स ओके। और जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली, ये न्यूज़ बन चुकी है कि उनके 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स कुछ तुरंत उनको अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया से। ये तो बात है कि हम वेस्टर्न दुनिया में ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब अगर भारत में इसको लेकर आया जाए, अगर कोई अपने क्लॉजेट से बाहर आता है, जो क्लॉजेट से बाहर आने की पूरी बात कही जाती है, और बताता है किसी से, पहले तो हिम्मत भी नहीं हो पाती और फिर वो हिम्मत करके कोई बता भी रहा है कि हाँ दिस एंड दिस, ये मैं हूँ, तो अर्बन, अब फिर भी हम कह सकते हैं कि अभी लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस होनी स्टार्ट हुई है, तो वो एक्सेप्टेंस की तरह बढ़े हैं। लेकिन नैना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप रूरल एरियाज़ में जाते हो, और ऐसा तो नहीं है कि देर आर, कि सिर्फ ये एक, क्योंकि बहुत लोग इसको सिर्फ एक इट्स अर्बन प्रॉब्लम कहकर भी इसको डिनोट कर दिया जाता है, कैसा वहाँ पर लोगों का माइंडसेट है इसको लेकर? क्या उनको वो थोड़ी सी भी हिम्मत जो यहाँ पे अवेयरनेस से आ रही है वो वहाँ पर मिल पाती है? वो कैसा रहता है, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी। राइट, मैं एक्चुअली एक बहुत ही होपफुल स्टोरी से, बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी से शुरू करना चाहती हूँ। हमारे साथ एक पर्सन काम करते हैं जो हमारे टीम चेंज लीडर में से हैं, उनका नाम पंकज है, और वो खुद को ऐसे बोलते हैं कि मेरा नाम पंकज है पर मैं पिंकी भी हूँ। तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी ने हरियाणा के चौपाल में बैठ के वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं, और इसके पहले कि कोई भी कुछ और बोले, उनके ग्रुप के जो सारे लड़के लड़कियां हैं वो ताली बजाते हैं उसके लिए कि बहुत सही, हम हैं तुम्हारे साथ में, बहुत सही करो। तो पंकज आज के तारीख में वो हमारे कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग होता है तो हमारे सारे ट्रेनर्स बोलते हैं यार पंकज तुम घर जाओ, हो गया, अब शाम हो गई है, और नहीं, उनको बात करना है, क्योंकि उनको लगता है कि पहली बार कोई उनको ये जेंडर के बॉक्सेस से बाहर निकलकर कोई उनको सुन रहे हैं, कोई उनके साथ बात करना चाहते हैं। उनके जो उलझन थे, वो जो सोचते रहते हैं, उस पे वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बोर्ड मेंबर में जो काम करते हैं गोदरेज के साथ, तो उन्होंने भी जब वहाँ खड़े होकर उसके साथ बात की, तो उन्होंने उनको अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ आइएगा। मुझे लगता है कि पंकज जैसी कहानियों से लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। पर अगर आप पूछे कि किस तरह का हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें ये हमको दिख रहा है कि हमारे किशोर किशोरियाँ जो ये सुनते हुए बड़े हो रहे हैं कि जेंडर एक फ्लूइड हो सकता है, आप अलग महसूस कर सकते हो, तो उनके लिए ये पंकज का पिंकी होना और पिंकी बनकर थिएटर में रहना या फिर ग्रुप में रहना, उन लोगों को वो ठीक लगता है, उनको कुछ दिक्कत नहीं लगता है, और उनको लगता है कि अगर हमारे बड़े ऐसे कर पा रहे हैं तो फिर हम भी इसमें साथ आ सकते हैं। पर हम लोगों ने कई सारे दिक्कतें हमने हैंडल भी किया है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, और नुक्कड़ नाटक का जो सूत्रधार है वो आपके टिपिकल जेंडर नॉर्म में फिट नहीं आते। वो बहुत मर्द भी नहीं दिख रहे हैं, बहुत औरत भी नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोगों को नाटक आगे बढ़ाने में दिक्कत हुई है। आज से मैं 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ, और जिसमें हम लोगों के बीच में बहुत बहस हुई है कि क्या हमको सूत्रधार के पोजीशन से उनको हटाना चाहिए, क्योंकि हम जो बात करना चाहते हैं वो बात ही नहीं होती है, उसी पे बात अटक जाती है ना। पूरा समाज फिर उन्हीं को, अच्छा फिर उस पे बात अटक गई है। अब जो आप नुक्कड़ नाटक के ज़रिए जो बातें लाना चाहते हो उस पे बात ही नहीं हो पा रही है। तो कई बार हमको ये करना पड़ा है, पर ये जर्नी हमने तय की है कि एक समय पे था कि हमको इस पे बहस करनी पड़ती थी कि सूत्रधार ऐसे कोई होंगे या नहीं। उससे आज हमारे साथ पंकज हैं जो
खड़े होकर बोलते हैं मैं पंकज भी हूँ और पिंकी भी हूँ। बहुत कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया नैना कि आपने ये स्टोरी शेयर की। और मुझे लगता है कि जो लोग इसे देख भी रहे होंगे और जो शायद एक डर से जूझ भी रहे होंगे, उनको भी ये सुनकर हिम्मत मिलेगी कि मैं पंकज भी हूँ और मैं पिंकी भी हूँ। आखिरी सवाल कि ब्रेक थ्रू इंडिया ट्रस्ट से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? जो भी लोग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें पता तो होती हैं चीज़ें कि ये अगेन जो आपने शुरुआत में ही कहा था कि महिलाएं कह रही हैं हमें पता है ये गलत है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। मान लीजिए वो एक डोमेस्टिक वायलेंस से ही जूझ रही हैं और कोई है ही नहीं बात करने, तो वो लोग आप ब्रेक थ्रू इंडिया से कैसे जुड़ सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में भी हमें बता दें। राइट, ब्रेक थ्रू के साथ बात यह है कि हम नॉर्म चेंज पे काम करते हैं और जो एक सोशल वर्क की भाषा में जिसको बोलते हैं एमिलियोरेटिव काम, मतलब जब हिंसा हो गई है तो उसको रिस्पॉन्ड करने का काम वो हम नहीं करते, लेकिन हम ऐसे सिस्टम्स के साथ काम करते हैं जो लोग इस पे मदद पहुंचाते हैं। और हम खासकर कोशिश करते हैं कि जो सरकारी तंत्र है उसमें जो ऐसे मदद पहुंचाने वाले लोग हैं उनके साथ कैसे हम लोग बनाए रखें और आपको वहाँ तक पहुँचा सकें। आप एक्चुअली ब्रेक थ्रू के साथ जुड़ सकते हो। हमारा एक चैम्पियंस ऑफ चेंज नाम का एक कार्यक्रम है जो आपको ट्रेन भी करती है अलग अलग चीज़ों को बोलने के लिए। आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में, आप जहाँ पे भी हो आप कैसे बाईस्टैंडर इंटरवेंशन कर सकते हो। अगर आप एक रेगुलर सोशल मीडिया यूज़र हो तो कैसे आप सोशल मीडिया को सेफ बना सकते हो दूसरों के लिए, इस पे वो आपको ट्रेन करती हैं और आपको खुद के बारे में भी अवेयर करती हैं कि मेरे जो चेंजेस हैं, मेरे जो जेंडर के आइडेंटिटी हैं, मेरे जो जेंडर की समझ है वो कैसे और बेहतर हो सकता है। तो चैम्पियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। कई लोग हमारे लिए बहुत खुश होकर अपने दोस्तों में बात करते हैं। आप ब्रेक थ्रू के बारे में जितना बात करेंगे, ब्रेक थ्रू के वीडियोस को प्लीज़ यूज़ करिए। आप कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी इस पे बात करना चाहते हैं कि बाईस्टैंडर इंटरवेंशन कैसे होती है, मम्मी पापा अलग कैसे हो सकते हैं, अलग इन द सेंस के आज के तारीख का जो मम्मी पापा है जिनको देखा जाता है कि एक अथॉरिटी फिगर है, उससे फ्रेंडली मम्मी पापा में बदल कैसे हो सकता है। ये सारी बातें आप ब्रेक थ्रू के वीडियोस खूब सारा यूज़ करिए और बातें फैलाइए। आई थिंक ऐसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नैना कि आप लल्लन टॉप पर आएँ और आपने इतनी ज़रूरी मुद्दों पर बात की। जो शुरुआत हमने की थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हम बात नहीं करते हैं खुलकर, और जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक वो लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं आ पाएगा, वो लेवल ऑफ चेंज भी नहीं आ पाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मैं ब्रेक थ्रू इंडिया को कि वो इतना कमाल काम कर रहे हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो सीखें, समझें, इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑल। थैंक यू सो मच दिव्यांशी, थैंक यू।